answer question by raising the hands. How many students have delivered a speech in their school time? स्कूल टाइम में आप में से किसने स्पीच दी है कभी स्टेज पे जाकर? ओके, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर। ऑलराइट, तो जब आप स्पीच बोलने जाते हैं, ठीक है, तो स्पीच प्रिपरेशन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दैट द प्रिपरेशन दैट यू डू बिफोरहैंड इज द सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। लेकिन इसमें इससे ज्यादा चीजें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पीच आप जब प्रिपेयर करते हैं इट इज नॉट ओनली अबाउट द टॉपिक, ठीक है, किसी भी तरह का स्पीच आप लिख रहे हैं तो वो सिर्फ टॉपिक पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपके आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ आपकी ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करता है। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक परफेक्ट स्पीच तैयार करते हैं, ठीक है। आपका आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको बोलने का तरीका जब तक अच्छा नहीं होगा आपकी स्पीच अच्छी नहीं होगी। आपका प्रेजेंटेशन और आपका वर्बल कम्युनिकेशन दोनों मिला के एक परफेक्ट स्पीच तैयार करता है। अंडरस्टूड? तो स्पीच प्रिपरेशन होता क्या है, इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसको आप स्पीच तैयार करने के लिए करते हैं। इसमें आपको 3 बेसिक स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जानना होगा कि आपका जो बेसिक टॉपिक है, ठीक है, वो कितना बेसिक है, कितना डिटेल में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार टॉपिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इफ यू वांट यू कैन राइट अ होल बुक इन दैट, लेकिन उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना होता है, उसको काटना होता है, उस टॉपिक को पूरा कंप्रेस करके आपको एक स्पीच में डालना होता है। Understood? You have to select what kind of data you will pick up and your audience will be able to understand that. ठीक है? अब मान लीजिए आपका टॉपिक थोड़ा सा कंप्रेस पहले से ही है, क्या चीज हो सकती है? Let's say if I'm talking the effect on children due to watching television or due to watching violence in television, तो ये ऑलरेडी बहुत छोटा टॉपिक हो गया। छोटा टॉपिक मतलब क्या कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको छाट दी गई है। आपको सिर्फ यहाँ पर टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है वॉयलेंस, उसके बेसिस पे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बताना है। यानी कि बाकी जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, बाकी आपके पेरेंट्स जो हैं, जो यूथ है, जो पेरेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है वो नहीं ध्यान देना है हमें। हमें क्या ध्यान देना है? बेसिकली दोज people who are constituted in that category of children, ठीक है, जिनको उन कैटेगरी में डाला जा सकता है, जिसको हम चिल्ड्रन बोलते हैं। तो उस कैटेगरी में जब आप डालते हैं और उस बीच जब आप यहाँ पर बोल रहे हैं, पर सेकेंड थिंग हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? Raise your hand if you know the answer for this. Can you tell me what is the meaning of brainstorm? Yes. You can categorize some topics from the basis of scientific point of view, from economic point of view, from psychological point of view. होता है जब आपके पास जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसको आप हर एक एस्पेक्ट से जज करके, हर एक एस्पेक्ट से उसके ऊपर डाटा निकाल के, यू get the around the data of all the aspects that you can think is possible in writing that. जैसे मैंने पोल्यूशन का भी बताया, ठीक है, मेरे पास कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं बताने के लिए, उसको मैं पोल्यूशन डिफाइन कर सकती हूँ, मैं पोल्यूशन के टाइप बता सकती हूँ, टाइप को डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है, सब टाइप्स अगर हैं तो उनको भी बता सकती हूँ। कॉजेज क्या क्या है, मेरे पास बहुत सारे कॉजेज हैं, यू ऑलरेडी नो देयर आर मल्टीपल कॉजेज फॉर द पोल्यूशन, लेकिन उसपे भी जो पोल्यूशन पर्टिकुलर टाइप को कॉज कर रहा है उसका पर्टिकुलर कॉज बता सकती हूँ, मैं जितना चाहे उसको डिटेल में ले जा सकती हूँ, लेकिन मुझे हर एक चीज का प्रूफ भी तो चाहिए। इफ आई एम पुटिंग अप एन ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अगर यहाँ पर कुछ अपना ओपिनियन बोल रही हूँ आपसे, तो मुझे प्रूफ देना होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। उस प्रूफ को, उस बॉडी ऑफ द स्पीच जो होता है हमारा,
उसमें जो प्रूफ आप डालते हैं, उसमें जो फैक्ट्स आप डालते हैं, उन फैक्ट्स को आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, ठीक है। यू हैव टू रिसर्च बेसिकली अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन कम अप विद द टॉपिक। जितने भी चीजें आप उस टॉपिक के बारे में बेसिकली जो भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसको आपको रिसर्च करके लाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने टॉपिक समझ लिया, आपने डाटा गैदर कर लिया, लास्ट स्टेप क्या होगा आपका? लास्ट स्टेप क्या होगा? यस, कंफ्यूजन। ओके, लास्ट स्टेप पहला स्टेप ये हुआ कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। आपने जो टॉपिक है उसको समझ लिया, ठीक है, उसके ऊपर सारा डाटा निकाल लिया, अब आपको क्या करना है? अब उसको एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट यस, रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में डालना है, सिट डाउन, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को भी एक सही तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट कम अप हियर एंड जस्ट शो योर ओपिनियन और स्पीक योर ओपिनियन व्हाटएवर यू आर फीलिंग अबाउट द टॉपिक। उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें बतानी होंगी ताकि आपकी ऑडियंस को बेसिक नॉलेज रहे, जिससे पहले वो आपका कंक्लूजन जज कर सके। क्योंकि आप सीधा अगर कंक्लूजन बता दोगे तो उनके दिमाग में फिर चलने लगेगा ये कैसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उससे पहले उनको पहले रीजन दे दो, ठीक है, पहले ही रीजन दे दो ताकि उनका दिमाग ज्यादा ना चले, ठीक है। उनको रीजन दे दीजिए, उनका दिमाग शांत रहेगा, वो आपकी बात अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंक्लूजन बोलिए, ताकि वो आराम से स्पीच खत्म हो जाने के बाद सोचे कि जो टॉपिक बताया गया है, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, क्या वो एक्चुअल में उस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको स्पीच प्रिपरेशन में फॉलो करने होते हैं, ठीक है। देयर आर अदर स्टेप्स आल्सो, मैं अगर रिटन फॉर्मेट में आपको चाहूँ तो मैं दे दूंगी। इफ यू वांट टू राइट इन द रिटन फॉर्मेट, यू कैन ओपन द नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। आपको डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन मिल जाएगी, टाइप्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, व्हाटएवर थिंग्स यू वांट। एंड कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। Yes, write down the definition of speech preparation. Yes, come in. Real speech preparation. Real speech preparation means इसको कुछ आपका ब्लेजर 15865 आपका नहीं, okay. Yes, real speech preparation means digging something, D-I-G-G-I-N-G, digging something out of yourself. Digging something out, इसकी D-I-G-G-I-N-G, digging something out of yourself. इसका मतलब क्या कि अपने अंदर से आपको निकालना है, अपना ओपिनियन फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। नाउ you have to gather facts. You have to gather facts and arrange your thoughts. You have to gather facts and arrange your thoughts. Done? Yes. Continuation in the next paragraph. Leave a little bit space. थोड़ा सा space छोड़ के लिखिए. As you collect the ideas, comma, you have to nurture, N-U-R-T-U-R-E. You have to nurture your ideas. You have to nurture your ideas and think about a unique way.
your ideas and think about a unique way to express, think about a unique way to express them in an organized manner. To express them in an organized manner. कहीं से अगर छूट गया है आपका, you can tell me where you have left something. Okay. Last फिर से repeat कर दे. Okay, I am repeating again. As you collect the ideas, you have to nurture your ideas and think about a unique way to express them in an organized manner. Okay? Now, let's understand what it is written here. यहाँ पर लिखा क्या है कि आपको अपने आइडियाज को कलेक्ट करना, आपने जो रिसर्च किया टॉपिक पर उसको एक कलेक्शन में रखना है और उसके ऊपर आपको थिंक करना है. क्या थिंक करना है कि एक यूनिक वे में हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. समथिंग के बाद something out of yourself. Something out of yourself. Yes, you have to not only research the ideas, but you have to think about a unique way. अब ये यूनिक वे क्या होता है, ये यूनिक वे जो होता है कि पैटर्न होता है, ये फॉर्मेट होता है कि कितने अलग अलग फॉर्मेट के थ्रू आप अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑडियंस के सामने. ठीक है, यू हैव टू थिंक ऑफ वेरियस वेज. बच्चे, व्हेन यू कम इनटू द क्लास, प्लीज आस्क द टीचर. ऑलराइट, at least have some decency that you are entering the class. Discipline भी उतना ही जरूरी है जितना आपकी पढ़ाई. Yes, तो आपका यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूनिक वे आपको फाइंड आउट करना है. यूनिक वे वो रहता है जो आपका अपना एक स्टाइल होता है. ठीक है, जब आप कंटिन्यूअसली एक कम्युनिकेशन पैटर्न में बैठ जाते हैं, आप कंटिन्यूअसली बात करते हैं, बातचीत रखना जानते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जानते हैं सबके सामने, तो उस तरीके को आप समझ जाते हैं कि किस तरीके से मैं अगर अपना आइडिया प्रेजेंट करूंगा तो बेहतर हो जाएगा. ठीक है, सबसे बेहतर. हर एक का एक तरीका होता है बात करने का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लिसन टू कपिल शर्मा शो, राइट? इट इज अ वेरी पॉपुलर शो एंड इट इज अ वेरी यूनिक शो. ठीक है, वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, कपिल शर्मा जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. कैन यू टेल मी व्हाई इट इज सो पॉपुलर? फैमिली शो है तो पॉपुलर है. Okay. See, one and only way why this show is so much popular is Kapil Sharma is asking the questions that you want to ask to the celebrities, right or not? आप जानना चाहते हैं सारा अली की डाइट क्या है, आप जानना चाहते हैं जॉन इब्राहिम कितना दिन करता है, yes or not? So basically he is trying to answer those questions, collect those answers जो आप चाहते हैं. ठीक है, तो उनके माइंड में क्या है, उनके माइंड में एक यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग दोज आंसर्स. ऐसा नहीं कि वो आंसर्स किसी ने कभी पूछे नहीं है, लेकिन एक यूनिक तरीका उन्होंने फाइंड आउट किया. ठीक है, इंटरव्यूअर्स में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इंटरव्यूज में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे सेलिब्रिटीज से, लेकिन आप इंटरव्यूज नहीं उठा के देखते हैं. आप क्यों देखते हैं कपिल शर्मा शो? क्योंकि वो एक यूनिक तरीके में एक बहुत ही आप कह सकते हैं फनी वे में एक रिलेशन बनाकर ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बनाकर वो मतलब कपिल शर्मा बोलते हैं ना बार बार कि ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया. Why does he say that? Because whether it comes or not, it is some questions he wants to establish a relationship between a speaker and the audience. ठीक है, जो स्पीकर है और ऑडियंस है उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसके जरिए वो आपके आंसर आप तक पहुंचाने चाहते हैं. ठीक है, और ये कनेक्शन जो होता है, ये कनेक्शन एक वो यूनिक वे है, एक अपना स्टाइल है जिसके थ्रू वो आपका जवाब आप तक पहुंचाते हैं. अंडरस्टूड? Now, the last thing you have to do is present it into a structurized manner. Structurized manner का मतलब यही होता है कि प्रॉपर फॉर्मेट में बताया जाए. ठीक है, उनका जो शो होता है वो भी आपने देखा होगा कि पैटर्न पे फॉलो करता है. वो बुलाते हैं लोगों को, उनके बारे में बात करते हैं, जो मूवी प्रेजेंट कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद वो सवाल पूछना शुरू करते हैं.
यस और नो? तो बेसिकली एक पैटर्न फॉलो वो करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी हैज इन अ स्ट्रक्चराइज्ड वे। अगर वो स्ट्रक्चराइज्ड वे में नहीं होता है तो क्या डाउनफॉल हो सकता है उसका? कैन यू टेल मी क्या हो सकता है? शो नहीं चलेगा। वो बीच में जो आप जवाब दे रहे हैं उसके बीच का प्रोसीजर मुझे जानना है कि अगर वो स्ट्रक्चराइज वे में नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है शो नहीं चलेगा, बट क्यों नहीं चलेगा? इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ऑडियंस का एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, बेसिकली वो कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, जो रिलेशन है ऑडियंस का और स्पीकर का वो कनेक्शन टूट जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको ब्रेन जो होता है ना, ये पर्टिकुलर वे में प्रोसेस करता है। आपका जो ब्रेन है वो पर्टिकुलर वे में प्रोसेस करता है। आपने देखा होगा कई बार आपकी स्पेलिंग अगर गलत है तो फिर भी आप सही शब्द पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पूरे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना सिर्फ वर्ड्स के लेटर्स को। ठीक है, आप पूरे के पूरे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यही पैटर्न जो होता है ये ब्रेन को आपको बार बार गवर्न करता है। तो अगर आप वो पर्टिकुलर पैटर्न या स्ट्रक्चर वे फॉलो नहीं करते हैं तो ऑडियंस का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से रिलेशन टूट जाता है, वो कनेक्शन टूट जाता है। तो इसीलिए आपको वो स्ट्रक्चराइज मैनर फॉर्मेट फॉलो करना होगा। ठीक है, now there are few questions that you have to think before you present a speech. Question number 1 लिखिए, and if you are having any doubt बच्चे just let me know। ठीक है, कोई यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। जहाँ जो चीज नहीं है पता, नहीं समझ में आ रही है, तुरंत खड़े होकर हाथ रेज करके पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रिज कोर्स आपको पता है ना क्यों दिया जा रहा है? कल बताया होगा सर ने। ब्रिज कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर कुछ भी गलत हो गया, कुछ भी नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत आती है आपके एक्चुअल कोर्स में पढ़ने में। ठीक है, तो अभी ये ब्रिज बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएंगे, अदरवाइज वो गलत सीमेंट लगा दिया तो गिर जाएगा। हाँ, तो गिरने वाला ब्रिज हमें नहीं बनाना है, हमें एक अच्छा ब्रिज बनाना है विच विल बी हेल्पफुल फॉर। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन वन कंसाइज सेंटेंस, in one concise sentence, CONCISE, concise sentence, what is the purpose? What is the purpose of this speech? In one concise sentence, what is the purpose of this speech? कॉन्साइज का मतलब होता है जब किसी चीज को छोटा किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्साइज सेंटेंस यानी कि स्पेसिफिकली प्रिसाइजली आपको एक सेंटेंस फाइंड करना है जिसमें आप इस स्पीच का पर्पस फाइंड कर सकते हैं। पर्पस मतलब क्या? किस रीजन से ये स्पीच लिखी गई है। ठीक है, अगर आपने मतलब अगर मान लो यहाँ पे स्पीच कॉम्पिटिशन हो रहा है तो आपका पर्पस ये नहीं कि स्पीच कॉम्पिटिशन जीतना है, दैट इज नॉट द पर्पस। आपको जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का क्या रीजन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक यहाँ पर है दैट द इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, तो ये क्या रीजन है ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का? कैन यू टेल मी द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक? कोविड आपको पैंडेमिक का जो ड्यूरेशन था हमने सबने साथ में झेला है। ठीक है, तो इकोनॉमी पे असर का क्या मतलब हुआ, हम पर क्या असर पड़ा। ठीक है, हमारी इनकम पे क्या असर पड़ा। ठीक है, फर्स्ट थिंग इट इज समथिंग दैट इज वेरी रिलेटेबल टू ईच एंड एवरी इंडियन और ईच एंड एवरी वर्ल्ड पीपल। ठीक है, हर कोई इस चीज से गुजर रहा है, तो इसमें रिलेशन बैठाना बहुत आसान होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका पर्पस नहीं। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है कि कोविड से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, स्पेसिफिकली हमारी कंट्री का, उन लोगों तक आपकी जानकारी पहुंचाएं। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी नोन टू ईच एंड एवरी इंडियन। क्यों जानना है आपको इकोनॉमी के बारे में? अगर आपका मान लीजिए यू आर स्टूडेंट, यू आर नॉट अर्निंग, यू आर नॉट giving money to specifically someone else, you are not doing a business, why is
it important for you to know about economics? अगर इकोनॉमी से कम होगा तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, अगर इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, अगर इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके जॉब्स नहीं रहेंगे, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारा इफेक्ट होता है एंड इट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो ये इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये मेरा कंसाइज रीजन है व्हाई आई एम स्पीकिंग द स्पीच ऑन दिस टॉपिक विल बी वन कंसाइज सेंटेंस विल बी that I want to inform each and every citizen of this country of how economy has been affected throughout the world because of this, throughout the world or throughout the country because of this pandemic. ठीक है, समझ में आ गया? Now, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक साइड में होमवर्क लिख लीजिए। अगर आपका टॉपिक जो है सिंपल सी चीज है, होमवर्क लिखना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज फिर यहाँ पढ़ाया वहां से फिर फ्लश हो जाता है। तो आपका होमवर्क ये है कि अगर आपका टॉपिक जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू वॉचिंग ऑफ वायलेंस मूवीज, ये आपका टॉपिक है। तो इसका पर्पस फाइंड आउट करिए इन वन लाइन, इन वन कॉन्साइज सेंटेंस, फाइंड आउट द पर्पस, द इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन due to watching violence movies. Due to watching violent movies or violent movies. One sentence में इसका आपको purpose find out करना है. Why this topic would be given. One more time. Yes, the effect of children due to watching violence movies. Yes. Yes, it should be concise in one sentence. All right, question number 2. Who is the audience? Who is the audience? AUDIENCE, audience. Who is the audience? Question mark. What is their main interest in this topic? What is their main interest in this topic? Main बच्चे MEIN, main interest in this topic. Yes, question का मतलब पहले समझ ले। Who is your audience मतलब आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के सामने दे रहे हैं स्पीच, आप अपने पेरेंट्स के सामने दे रहे हैं स्पीच, आप अपने क्लासमेट्स के सामने दे रहे हैं स्पीच या पूरे कॉलेज के सामने दे रहे हैं स्पीच, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने लोग आपके ऑडियंस हैं, ठीक है, क्या क्या कैटेगरी में डिवाइडेड है ओवरऑल, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं चाहिए, हर किसी को नाम से नहीं जानना है, हर किसी को काम से नहीं जानना है। क्या जानना है? बेसिक चीजें। सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन, एज ग्रुप। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ योर ऑडियंस। लेट्स से अगर कोई पर्सन सेमिनार कर रहा है तो वो वहां पर ओपनिंग स्पीच दे रहा है, तो सेमिनार में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, राइट। वो रजिस्ट्रेशन पहली रीजन इसलिए होता है ताकि लिमिटेड लोग आए, कोई भी नहीं आ जाए। सेकेंड इसलिए होता है ताकि ऑर्गेनाइज करने वालों को पता हो कि मुझे अपना कंटेंट जो है वो किसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। कि यहाँ पर 10 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ पर 20 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ पर 30 साल के आदमी भी आ रहे हैं, औरत भी आ रही है, तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली अपना एज ग्रुप डिवाइड करना है। क्यों ऐसा किया जाता है ये भी आपको मैं समझा दूं। थोड़ा ऊपर से बता रही हूँ, ऑडियंस एनालिसिस एक टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको इस सब्जेक्ट में। अगर मुझे एज ग्रुप पता है, मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि पबजी का एक एडवांटेज बताओ, सिर्फ एक बताना, पबजी का एक एडवांटेज बताइए मुझे। टाइम पास। और कोई? एंटरटेनमेंट, ओके, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एडवांटेज। और कुछ? और कोई? सॉरी,
यस, शॉर्ट टाइम प्लेजर, ओके। और कुछ? चलिए, बेसिकली इट इज एटलीस्ट फॉर योर इंटरव्यू, आपके पास एक चीज है। यही क्वेश्चन मैं अगर आपके पेरेंट्स से पूछूं तो एक भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा जो आपके पास है, राइट। सो बेसिकली आपके पास ओवरऑल आइडिया है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मेरी ऑडियंस किस तरह रिएक्ट करेगी, राइट। अगर यही चीज कपिल शर्मा शो जो है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके पेरेंट्स से पूछ रही हूँ, भले आंसर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी उन सभी को इंटरेस्ट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड फैमिली शो। तो ये चीज होती है कि आपको स्पेसिफिकली पता है कि एज ग्रुप में डिवाइड कर देने से कुछ टॉपिक्स में आपको पता होता है कि ऑडियंस किस तरह रिएक्ट करेगी या उनका क्या इंटरेस्ट है उस स्पेसिफिक चीज को लेकर, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन टेल मी द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, कितना बोल सकते हो? जस्ट टेल मी द नंबर, हाउ मच एडवांटेज कैन यू टेल मी ऑफ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर। Many are there, but you cannot count right now. Same question when I asked to your parents. नहीं मिलेगा, राइट। सो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको पता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह रिएक्ट करती है। सो इफ यू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट योर ऑडियंस, यू विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप एग्जांपल दे रहे हैं, वहां से बू आवाज करने लगे, वो अच्छा नहीं लगता है, राइट। इट डिग्रेड्स योर कॉन्फिडेंस, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सोच के जाना है कि जब हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो वहां से मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई नो हु माय ऑडियंस आर। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई हैव टू डू कि उनका इस टॉपिक पे क्या इंटरेस्ट है। नाउ if I take the first topic that I was telling you example about the COVID situation and the economical effect on that, तो उसमें अगर मैं मान लीजिए आपको बताती हूँ तो आपका बेसिक इंटरेस्ट क्या होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ ऐसी जानकारी या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आंसर चाहिए होगा इस टॉपिक के बारे में। At least the number of job availabilities will be interest for you. मिनिमम आपका इंटरेस्ट इतना रहेगा। और यही क्वेश्चन मैं आपके पेरेंट्स से पूछूं तो हाउ मेनी क्वेश्चंस विल दे हैव टू आंसर? उनके पास ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, राइट। सो बेसिकली आपको इंटरेस्ट क्या है, अगर मुझे पता है आपका बेसिक इंटरेस्ट यही है कि अगर मेरी इकोनॉमी पे असर पड़ा है, अगर इकोनॉमी खराब हुई है तो उससे जॉब का, उससे एडमिशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। आपके लिए एजुकेशन इज द ओनली थिंग इम्पोर्टेंट राइट नाउ, राइट। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव रहेगा, यानी कि जब मैं स्पीच प्रेजेंट करूंगी तो मेरा ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा कि मैं इसका जो टॉपिक है, इसका जो डिटेल है, इसके जो फैक्ट्स हैं, वो उसी चीजों पे कॉन्सेंट्रेटेड करूं जिससे मेरी ऑडियंस इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं अगर ये कहूँ कि बिजनेस गिर रहे हैं तो आपको क्या करना है उससे? कुछ नहीं करना है, ठीक है। किसी के भी बिजनेस फेल हो रहे हैं, आपको थोड़ी कोई केयर है। आप अभी सुन लोगे, 2 दिन बाद बाहर जाओगे, बस पानी पी के आओगे, उतने देर में भूल जाओगे, राइट। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ कि जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जा रही है, तो फिर बाहर जाके टेंशन हो जाएगा, भाई साहब जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा हमारे फ्यूचर का। So basically, if I interest my audience in specific reasons, तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। वो सुनेंगे हमारी बात, वो समझेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मैंने जो रीजंस बताए, मैंने जो सॉल्यूशंस बताए, क्या वो प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट हो ना। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि हमारी ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ पर आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं रहती। That is not possible. You only have to find the answer. ठीक है? All right. So moving on to that, next question जो है हमारा, that is question number 3. What do I really know? What do I really know and believe about? What do I really know and believe about? What do I really know and believe about this topic as it relates to this audience?
as it relates to this audience. अब नाउ यहाँ पर मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई, मैंने अपना पर्पस फाइंड कर लिया और स्पीच बोलने का, मैंने अपनी ऑडियंस के बारे में बेसिक नॉलेज जान ली, उनका इंटरेस्ट समझ लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉर्मुलेट करना है कि मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं अगर सोचती हूँ that video gaming or violent gaming can be helpful in certain periods, ठीक है, certain types of advantage it can provide you, लेकिन मेरी ऑडियंस ऐसा नहीं सोचती, तो मुझे यहाँ पर कॉन्साइड करना होगा। अगर एडवांटेज बहुत ज्यादा है तो मुझे उनके फैक्ट्स के साथ उनको रखना होगा ताकि ऑडियंस ऑफेंडेड ना हो। अगर नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है और मुझे लग रहा है कि मेरी ऑडियंस पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में है, फेवर में है, तो मैं अगर अगेंस्ट में बोलूंगी तो मुझे फैक्ट्स चाहिए ताकि उनको गुस्सा ना आए। ऐसा नहीं हो कि मैं बस बोल दे रही हूँ तो फिर वो लोग सोचेंगे कि अरे इसको नहीं अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड अ फैक्ट, यू हैव टू प्रूव योर ऑडियंस कि आपका जो ओपिनियन बना है इसके पीछे कोई रीजन है, ऐसे ही नहीं बना है, ठीक है, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है जिसके साथ में आपका ओपिनियन बना। जैसे हम अगर वही केस ले लेते हैं अबाउट द चिल्ड्रन वायलेंस, तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को जितना ज्यादा वायलेंस दिखाएंगे तो उनका अग्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड मोर एंड मोर, उनको कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा आ जाता है, दे आर लर्निंग बैड वर्ड्स, ठीक है, दे आर लर्निंग बैड थिंग्स टू डू, दे आर लर्निंग टू बिकम अ बुली इन द स्कूल्स एंड वेयरएवर दे स्टडी। तो ये सारे इफेक्ट्स मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर मेरे सामने ऐसी ऑडियंस बैठी है जिनको ऐसा नहीं लगता, ठीक है, दे थिंक दैट बच्चों पे इससे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दे आर लर्निंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम द फाइट एंड ऑल, बट वी कैन कंट्रोल दैट। तो मुझे अगर उनके सामने प्रेजेंट करना है अपना आइडिया, अपना ओपिनियन, तो मुझे प्रूव करना होगा। हाउ कैन आई प्रूव दैट? मेरा जो ओपिनियन है, मैंने अभी जो बताया आपको, इसको मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ? यस, प्रूव करने के लिए कोई रिसर्च हुआ हो या कहीं न्यूज़पेपर में छपा हो, डाटा हो, फैक्ट हो, हुआ। बिल्कुल, आपके जो सर्वेस होते हैं, ठीक है, कितने बच्चे वायलेंट टेलीविजन वॉच कर रहे हैं, इसका आपको डाटा मिल जाएगा बहुत आराम से। सर्वे हमेशा किसी ना किसी चीज पे होते ही रहता है, वियर्ड थिंग्स पे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि इस चीज का रिसर्च भी होता है, इस का सर्वे भी होता है। तो आपको बस डाटा किस जगह फाइंड करना है ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप वो डाटा निकालेंगे कि कितने बच्चे वायलेंट मूवीज देख रहे हैं, कितने बच्चों का अग्रेशन बढ़ गया है आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वॉचिंग द वायलेंट मूवीज, कितने बच्चे बुली को बुलीनेस को वो फॉरवर्ड करते हैं या बढ़ावा देते हैं स्कूल में, ठीक है, अगर वो बुली नहीं है तो उनकी कोई फ्रेंड्स बुली है। अच्छा, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुली, राइट? इज देयर एनीवन हु डोंट अंडरस्टैंड? नहीं, बुली का मतलब होता है जो दूसरे लोगों को दबाते हैं, ठीक है, जो हाँ परेशान करते हैं, ताना देते हैं या समथिंग, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग टू से बैड अबाउट यू और डू समथिंग बैड टू यू, ठीक है। तो ये बुली जो होते हैं ये अग्रेशन की वजह से ही रहता है, ठीक है, दे आर सप्रेस्ड समटाइम्स और दे सी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, घर पे या मूवी में कहीं ना कहीं वो ऐसा बिहेवियर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों को उससे आगे बढ़ते हुए, ठीक है, दे आर नॉट सीइंग कि ये चीज गलत है, वो ये देख रहे हैं कि ऐसा लोग करते हैं एंड दे ट्राई टू फॉलो अप, ठीक है। तो उस चीज का भी डाटा आपको मिल जाएगा कि हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग अप द एक्शंस दैट दे सी इन द मूवी। तो वो डाटा आप कलेक्ट करके प्रेजेंट करिए अपनी ऑडियंस के सामने, ठीक है। एंड वन मोर थिंग बिफोर वी मूव अहेड ऑफ दिस, आपका जितना भी स्टैटिस्टिकल डाटा रहेगा फॉर द रिसर्च एंड ऑल, ऑन द सर्वे एंड ऑल, वो मिनिमम रहना चाहिए। It should not exceed from 35% of your speech. उससे ज्यादा रहेगा तो स्पीच थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो सिर्फ फैक्ट्स और डाटा सुनाई देंगे एंड फिर वो मान चला जाता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम आपको 35% जो आपका है स्पीच का, उसको फैक्ट्स में रखना है। उसके बाद आप जितना भी फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, दैट शुड बी समथिंग दैट इज नॉट स्टैटिस्टिकल, दैट इज समथिंग रिलेटेबल टू योर ऑडियंस, जो जानते हैं वो चीज आपको इंक्लूड करनी है ताकि रिलेशन बना रहे, कनेक्शन बना रहे। अंडरस्टूड? नाउ अभी तक मैंने जो भी चीजें पढ़ाई उसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं?
अगर डाउट हो रहा है, अगेन आई एम टेलिंग, आई एम एनकरेजिंग यू अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोग शांत ना बैठे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बस हैंड रेज करिए और पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4 is, what additional research I can do? What additional research I can do? Yes, this question is containing the answer of your brainstorm. ठीक है, आपने brainstorm करके जितना भी आइडिया, रिलेटेबल डाटा आपने रिसर्च किया, उसके बाद आप एडिशनली क्या चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। एडिशनल एडिशंस जो होते हैं, आप जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहे हैं, वो आपके बेसिकली या तो फन फैक्ट्स होते हैं, समथिंग दैट कैन बी इंटरेस्टिंग टू योर ऑडियंस, दैट कैन बी अ स्टोरी रिलेटेड टू योर टॉपिक, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं, दैट कैन बी सम कोटेशंस, स्लोगन्स दैट आर वेरी फेमस रिलेटेड टू योर टॉपिक। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें एडिशनल रिसर्च में आपका जो निकलता है ये डाटा, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपकी ऑडियंस को बेसिकली आपका डाटा याद करने, ठीक है। क्योंकि उनको अगर आपने बता दिया कि 45% जो चिल्ड्रन हैं अगर वो वायलेंट मूवीज देख रहे हैं एंड दे आर रिपीटिंग द एक्शन दैट दे आर सीइंग, ये 45% डाटा उनको शायद याद ना, राइट। लेकिन यही चीज आप अगर एक स्टोरी के थ्रू बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन यहाँ पर स्टेज पे आके ये रिलेट कर रहा है, स्पीच दे रहा है और उसने एक स्टोरी सुनाई दैट इन हिज नेबरहुड देयर वाज अ चाइल्ड यूज्ड टू बी वेरी स्वीट, ठीक है, बहुत स्वीट हुआ करता था वो बच्चा, हर किसी को हेल्प किया करता था, जितने भी एजेड लोग होते थे उनको विश किया करता था, ही वाज वेरी स्वीट। एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सम मूवीज, एनिमेटेड मूवीज, he started watching those movies, he started watching those kind of movies, and after a few months he became very aggressive, ठीक है, he became very aggressive, उसने हेल्प करना छोड़ दिया लोगों को, ठीक है, उसने उसके जितने भी दोस्त थे उससे उसने झगड़ा कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया, and his parents were very much frustrated from him. So in fact, instead of understanding why his child was doing those things, उसके पेरेंट्स ने उसे बंद करना शुरू कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, पनिशमेंट दे रहे हैं उसे। So basically यहाँ पर at last हुआ क्या, after his teacher find out that he's watching this kind of content, उसकी टीचर ने उसके पेरेंट्स को ये मैसेज कन्वे किया that your child is watching this kind of movies, and because of that he is thinking that he can become that character, ठीक है, वो उस कैरेक्टर की तरह बन जाएगा तो सब कोई उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब कोई उसे डरेगा। This was the thinking of your child, that's what he was trying to become like that person, and now they are basically providing a parental help from their side so that the child can understand that difference between real and real life, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही रिलेटेबल होगी, नहीं भी होगी तो एक तरह से ये आपकी ऑडियंस को बेसिक दे देती है ये बताने के लिए कि इस तरह चीजें रहती हैं, ठीक है। उन्हें आपकी पूरी स्पीच याद नहीं रहेगी लेकिन ये स्टोरी याद है, राइट और नॉट, और ये स्टोरी से वो रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह के इवेंट्स होते हैं जहाँ बच्चे कैरेक्टर फॉलो अप करने के चक्कर में अपना कुछ गलत काम कर देते हैं या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर देते हैं अपने माइंड में, ठीक है। नाउ यू हैव सेड टू थिंग्स थ्रू दिस स्टोरी, सबसे पहली बात की प्रॉब्लम रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, सेकेंड थिंग इसका सोल्यूशन पेरेंटल हेल्प के थ्रू या मेडिकल हेल्प के थ्रू पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं, ठीक है, there is possible help, you can just guide your child through this phase of his life or her life and they can get better, ठीक है। तो दो चीजें आपने अपनी ऑडियंस को बता दी। अब इसमें जो पेरेंट्स हैं जो ये बात सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें लगेगा कि हाँ हो सकता है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ इवेंट किया हो कभी, तो उनको रिलेट होगा, उनको लगेगा कि हाँ ये चीज उन्होंने फॉलो अप की है, ऐसा होते हुए देखा है कि उनके चाइल्ड का बिहेवियर अचानक से बदल गया। सेकेंड थिंग क्या लगेगा उन्हें, सेकेंड थिंग ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ अगर हम इसको सही गाइड करेंगे तो वो बच्चा समझ जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आपने प्रॉब्लम भी समझा दिया
और एक तरह से रीअश्योरेंस भी दे दिया अपने ऑडियंस को कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं आपको। अंडरस्टूड? ये आपका एडिशनल रिसर्च होता है कि जो एड ऑन इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं ताकि वो आपका एक्चुअल डाटा और फैक्ट याद रखें। अंडरस्टूड? नाउ एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड हियर? नहीं, तो चलिए इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, आज के लिए इतना ही। There are further information that you will get, but up till now ये इतना काफी है आज के लिए।